सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ सीट पर पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं। टिहरी विधायक विक्रम सिंह नेगी मुख्य पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी प्रदेश महासचिव महेंद्र सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पर्यवेक्षक जल्द ही बद्रीनाथ विधानसभा का दौरा करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने और उसी को लेकर यह खबर है, जहां पर पहले ही बीजेपी ने पर्यवेक्षक घोषित कर दिए थे। वहीं अब कांग्रेस की बारी है। अब कांग्रेस ने भी यहां पर जिला ब्लॉक नगर अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ ये पर्यवेक्षक बैठक करेंगे। प्रदेश कमेटी को संभावित प्रत्याशियों का पैनल सौंपेंगे। इस सीट पर टिकट के लिए 9 दावेदार माने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना आवेदन किया है। मंगलौर से बसपा ने टिकट को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे पर दांव इस बार बसपा ने खेला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अबेदुर रहमान को टिकट देने की आधिकारिक घोषणा जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल ने कर दी है। और बसपा ने मंगलौर उपचुनाव में जीत का दावा किया है। आपको बता दें, ये बसपा की सीट रही है। यहाँ पर लंबे वक्त से बसपा का कब्जा रहा है। और एक बार फिर जो दिवंगत विधायक है सरवत करीम अंसारी, उनके बेटे दिया है बसपा ने। वहीं कांग्रेस ने अब अपने जो पर्यवेक्षक है वो नियुक्त कर दिए हैं बद्रीनाथ सीट के लिए, जहां पर अब पर्यवेक्षक बद्रीनाथ का दौरा करेंगे। वहां पर मौका मुआयना होगा, कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी। उसके बाद एक पैनल तैयार कर पार्टी को भेजा जाएगा। जो नामों का पैनल है, संभावित पैनल है नामों का। और यहां पर जिला ब्लॉक नगर अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ बैठक पर्यवेक्षक करने वाले हैं। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, यहाँ पर बद्रीनाथ सीट हो, मंगलौर सीट हो, यहाँ पर उपचुनाव होने हैं, पर्यवेक्षकों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस ने किस पर दांव खेला है इस बार? जी दिव्य, बिल्कुल बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं और इन दोनों ही सीटों को लेकर तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। अरुण, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे आपसे। आपको बता दें, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर हो गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पूर्व मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी को यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाया गया है। और विक्रम सिंह को भी यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाया गया है। और ये जल्द जो पर्यवेक्षक है वो बद्रीनाथ का दौरा करेंगे। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, बिल्कुल बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलौर विधानसभा दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 10 जुलाई को 13 जुलाई को मतगणना होगी। इन दोनों ही सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें, जनता पार्टी ने दोनों ही विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की जो है वो घोषणा कर दी है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी, जो कि पहले कांग्रेस से विधायक रहे हैं, जो फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान थामा, तो उन्हें पर ही जो है भरोसा जताया गया है और उन्हें विधानसभा बद्रीनाथ से जो है टिकट दिया गया है। तो वही अगर मंगलौर विधानसभा की बात की जाए तो मंगलौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने करतार सिंह भड़ाना, जो कि पूर्व मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो है विधायक रह चुके हैं, उन पर जो है दांव खेला है। और वे भी लोकसभा चुनाव के दरमियान जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो वहीं बसपा की बात करें तो बसपा ने भी जो है मंगलौर विधानसभा सीट को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था कि बसपा किसे टिकट देगी, तो बसपा ने भी यह सस्पेंस खत्म किया है। और दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान अंसारी को जो है बसपा ने टिकट दिया है। हालांकि बसपा बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी जो है पूरा चिंतन
मंथन विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की है, जिसमें कि टिहरी से विधायक विक्रम सिंह नेगी को मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया है और मंत्री प्रसाद नैथानी जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और महेंद्र सिंह नेगी उन्हें जो है सह प्रभारी बनाया गया है। और लगातार जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और फिर उसके बाद पूरा राय मशवरा करके जो पैनल होगा दावेदारों का, उस पैनल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे और उसके बाद जो है वो हाईकमान को पैनल की जो लिस्ट है वो जाएगी और उसके बाद अंतिम मुहर जो है प्रत्याशी के नाम पर लगेगी। तो यानी कि कांग्रेस भी की भी जो है साख इस चुनाव की में दांव पर लगी हुई है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट की खासकर बात करें क्योंकि वो सीट कांग्रेस 2022 में कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस के सिंबल पर राजेंद्र भंडारी जीते थे। तो ऐसे में राजेंद्र भंडारी जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो उसके बाद अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती रहेगी उस सीट को बचाना। तो वहीं मंगलौर विधानसभा सीट को लेकर भी जिस तरीके से लगातार हाल माना जा रहा है कि काजी निजामुद्दीन जो है कांग्रेस की तरफ से वहां पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। काजी निजामुद्दीन को ही जो है कांग्रेस पार्टी वहां से टिकट दे सकती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर 2017 में काजी निजामुद्दीन ने चुनाव जीता था और वहीं 2022 में हालांकि वो चुनाव हारे, लेकिन जो मार्जिन हार जीत का रहा था वो करीब 500 वोटों का रहा था। तो ऐसे में एक बार फिर काजी निजामुद्दीन को ही कांग्रेस पार्टी मंगलौर विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव में उतार सकती है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार बद्रीनाथ में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। जो वहाँ के जिला अध्यक्ष है, बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो मंडल अध्यक्ष है, उन सभी से बातचीत करके जो है पूरा राय मशवरा किया जा रहा है कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बद्रीनाथ सीट की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ सीट पर 9 दावेदार करीब कांग्रेस की तरफ से है, जिसमें कि प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला उनका नाम भी चर्चाओं में है, प्रकाश रावत उनका नाम भी चर्चाओं में है, माधवी सती जो कि ये ऐसे तमाम नाम हैं जो कि लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं। और ऐसे में केदारनाथ से पूर्व विधायक जो रहे हैं मनोज रावत, उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। तो इन्हीं को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरा राय मशवरा कर रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो है किसे अपना कैंडिडेट बनाती है और कौन मजबूत कैंडिडेट होगा जो कि कांग्रेस की साख बचाने में यहाँ पर कामयाब रहे। अच्छा अरुण, हमने लोकसभा चुनाव में देखा था जिन बड़े चेहरों की बात की जा रही थी चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने बैकआउट कर लिया था, वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं नजर आए थे, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारकर कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ऐसे में क्या इन उपचुनाव में भी यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कांग्रेस इस बात से जो है वो पार पाएगी कि अपने ही लोग जो है कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, और कौन वो चेहरा होगा जो स्टेबल होगा? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि लोकसभा चुनाव जब चल रहा था और जो उससे पहले जब टिकटों के बंटवारे को लेकर या चुनाव लड़ने को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और वो चुनाव नहीं लड़े, जिसको लेकर बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी कहा कि अगर बड़े नेता चुनाव लड़ते तो परिस्थिति कुछ और होती, रिजल्ट जो है वो कुछ और ही आते। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है तैयारी कर रही है। और जब राजेंद्र भंडारी जो कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में वो गए, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो है काफ़ी तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी वो कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा कैंडिडेट वहां से ढूंढना चाहेगी जो कि वह जनता के बीच में रहता हो, जो वहां पर जो है लगातार जनता के बीच में रहा हो, या जो स्टेबल हो, जो मजबूत कैंडिडेट हो, उसे ही कांग्रेस पार्टी तलाशने का काम करेगी। और ऐसे में इसी के लिए पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं और पर्यवेक्षक वहाँ पर संवाद भी करेंगे, रायशुमारी भी करेंगे और ये भी देखा जाएगा कि आखिर कौन कैंडिडेट ऐसा है जिसे जनता ज़्यादा पसंद करती है, किसकी साफ। ऐसे में उसी कैंडिडेट पर जो है कांग्रेस पार्टी इस बार दांव खेलना चाहेगी। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों की साख इन उपचुनाव में जो है दांव पर लगी हुई है और खासकर बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर दोनों ही दलों की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि किस तरीके से इस सीटों को जो है वो जीता जाए। अच्छा अरुण, एक और बात यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। पहले भी हमने देखा था जब संभावित नाम सामने आ रहे थे, उसमें कई और नाम भी थे जो केडर था, बेस केडर बीजेपी का। उसके अलावा राजेंद्र भंडारी जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। ये कहा जा रहा था मंथन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता ये बहुत जल्दबाजी में ये नाम का ऐलान किया गया है? हर बार की तरह एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया गया है, एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो किसी अन्य पार्टी से आपकी पार्टी में आता है। आपने अपने बेस केडर पर विश्वास नहीं जताया क्योंकि कि वो पहले विधायक रह चुके हैं और वहां पर उनका बहुत बड़ा जनाधार है। जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल
बिल्कुल की है। पर्यवेक्षक बनाए गए, एक दिन पहले ही पर्यवेक्षक बनाए गए थे मंगलौर विधानसभा सीट से मगर आदित्य कोठारी जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री हैं उन्हें, और राजपुर विधानसभा से विधायक खजान दास को पर्यवेक्षक बनाया गया था। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को जो है पर्यवेक्षक बनाया गया था। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी को बनाया गया था। तो ऐसे में एक दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाए और उसके तुरंत बाद ही जो है कल प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। तो ऐसे यानी ऐसे में साफ देखा जा रहा है कि एक औपचारिकता ही जो है वो पर्यवेक्षक बनाए गए थे। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में जो राजेंद्र भंडारी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ऐसे में ये भी कयास तमाम लगाए जा रहे थे कि राजेंद्र भंडारी को ही जो है वहां से टिकट दिया जाएगा। और ऐसे में जो भाजपा के अपने कार्यकर्ता है, जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता है, खांटी कार्यकर्ता है, उसमें काफी नाराजगी भी जो है देखने को मिले। जिस तरीके से तमाम जो है बयान भी देखे गए लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो उनमें भी काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली है। जो अन्य दलों से नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसका विरोध भी बड़े स्तर पर देखने को मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो अपना मूल कार्यकर्ता है उसमें देखने को मिल रही है। और ऐसे में जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया गया है तो ये लोकसभा चुनाव के दरमियान क्या कुछ वादे उनसे किए गए थे टिकट, क्योंकि जब वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो ऐसे में उस वक्त क्या कुछ बात उनकी पार्टी से हुई, उसी का नतीजा हो सकता है कि जो है अब उन्हें टिकट भी दिया गया है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी भी जो है पूरी कोशिश में रहेगी कि इस सीट को जो है वो बचाया जाए। और कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस सीट पर ये कोशिश करेगी कि कांग्रेस पार्टी जो 2022 में चुनाव इस सीट पर जीती थी उसे कायम रखा जाए और इस बार जो है उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करे। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस सीट पर करतार सिंह भड़ाना को अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। वहीं मंगलौर विधानसभा से बसपा ने भी अपने प्रत्याशी के तौर पर स्वर्गीय हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे अबेदुर रहमान उर्फ मोंटी को प्रत्याशी घोषित किया है। करतार सिंह भड़ाना एक रैली के माध्यम से मंगलौर विधानसभा के लोगों से मुलाकात करेंगे। बात करेंगे अल्मोड़ा से खबर की, जहां बिनसर के जंगलों में लगी आग बुझाने गए लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई है। उनकी झुलसकर आग में मौत हुई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में वन विभाग के फायर वॉचर और पीआरडी के जवान भी शामिल हैं। वहीं हादसे का सीएम धामी ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। के करीब हमें सूचना मिली कि बिनसर कक्ष संख्या 8 में नीचे किसी ने गधेरे में आग डाल दी है। और जैसे ही हमें आग की सूचना मिली तो तुरंत हमारी जो टीम थी रूटीन में वो तैयार रहती थी और वो जैसे उसको पता लगी तो वो घटनास्थल की ओर गई। तो बिनसर गेट से 5-6 किलोमीटर ऊपर जाके बुरुसकुटिया नामक एक जगह है, वहाँ से स्टाफ रोड से शायद संभवतः जो हमको देख के भी लग रहा है, क्योंकि कोई भी स्टाफ जो उनमें से था वो बोलने की हालत में नहीं है, तो वहाँ से ये नीचे को देख करके एनालिसिस कर रहे थे कि आग कहाँ से हम इसको कंट्रोल करेंगे। अचानक से तेज़ हवा का झोंका आया और तो आग ने बिल्कुल एकदम से चारों ओर से घेर लिया। आग में जंगल की आग में झुलस गए। ये संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार 8 लोग थे, जिसमें से 4 लोग जो घायल हैं उनको हम यहाँ बेस हॉस्पिटल लेके आए हैं और 4 अन्य जो हैं वो आग जंगल की आग में झुलस के उनका देहांत हो गया। और हमारे संवाददाता नजीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नजीम, जानकारी चाहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में, कब की यह घटना है और क्या कुछ वहां पर हुआ? बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये कल लगभग दिन के समय अचानक बिनसर अभयारण्य क्षेत्र में आग लगने की सूचना फॉरेस्ट कर्मचारियों को दी मिली, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी वाहन सहित पहुंचे आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आग अचानक इतना विकराल हो गई कि 3 लोग वो एक साथ ही वहाँ जल गए, चौथा उनसे अलग काफी बुरी तरह से झुलस गया। 3 तो
वो उनकी मौके पे ही डेथ हो गई थी और एक उनका जो वाहन साथ में लेके थे वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिसके बाद एम्बुलेंस और स्थानीय लोगों की मदद से और विभाग की मदद से लोगों को मेडिकल कॉलेज के बेस हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पे 4 लोगों को तो मृत घोषित कर दिया गया मौके पर ही जी। और बाकी लोगों को मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की कि उनको एयरलिफ्टिंग कर तुरंत बढ़िया से बढ़िया उपचार दिया जाए। जी नजीम, जो लोग घायल हैं, 4 लोग घायल बता जा रहे हैं, उनकी स्थिति अभी क्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, जो घायल हैं जो वो भी काफी ज्यादा मात्रा में झुलस चुके हैं, जो उनकी हालत भी अभी सीरियस बनी हुई है। अभी उनके ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे और वो लोग अपने परिवारों में जाएं। अच्छा नजीम, एक चीज़ और है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ती गर्मी के साथ जंग घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में जो फायर वॉचर्स हैं या फिर जो आग बुझाने के लिए वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या उनको सेफ्टी उपकरण दिए गए हैं विभाग की तरफ से, या वो बिना सेफ्टी के यहाँ पर आग बुझाने का काम करते हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा ओर से अभी तक तो जो फायर वॉचर हैं जो आग बुझाने जाते हैं उनके पास ऐसे कोई उपकरण नहीं होते हैं। कहीं कहीं पे फायर रैक देखने को जरूर मिलते हैं, लेकिन है कि वो आग बुझाने का काम जो होता है हरे पेड़ की टहनियां तोड़ के उससे ही आग बुझाने का काम करते हैं। लेकिन जब आग विकराल रूप ले लेती है तो उसका नतीजा यही होता है जो कल हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया नजीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वहीं मसूरी नगर पालिका सभागार में शहर की व्यवस्थाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। शहर में हो रही पानी की किल्लत को लेकर पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शहर में बह रहे सीवर को 1 सप्ताह में ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक बिछाई जा रही टाइल्स के कार्य की धीमी गति को लेकर भी कैबिनेट मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को पानी के छिड़काव करने के निर्देश दिए। पहाड़ों की रानी है मसूरी। उत्तराखंड ही देश का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। अगर देश से कहीं बाहर आप जाओ, मुझे विदेश जाने का मौका मिला और जब मैंने मसूरी का नाम लिया तो लोग जब मसूरी को पूरा विश्व जानता है। मसूरी सुंदर होनी चाहिए, मसूरी का तो स्वरूप बिगड़ना नहीं चाहिए। उसको लेकर मैंने सारे विभागों के अधिकारियों की बैठक यहाँ पर ली और जो पिछली बैठक में जो बिंदे आए थे उनकी समीक्षा की और मैंने अधिकारी को निश्चित किया है कि हफ्ते दिन के अंदर 15 दिन के अंदर मुझे आप लिखित प्रस्ताव देंगे। जैसे कई जगह बिजली के पोल लगे हैं, उन पे लाइन नहीं खींची गई है, बिजली की लाइन अंडरग्राउंड होनी है। यहाँ पर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी। 144 करोड़ की योजना में एक लेकर दिल्ली से प्रधानमंत्री जी के यहाँ से लेकर आया था। वो योजना का काम लगभग पूरा हो गया है।